30 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश किया गया है। यानी कि मामले पर पुनः से विचार करने के क्या आदेश किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, आप इसे ध्यान से सुनना। अगर आपका कोर्ट में इसी प्रकार का कोई मामला चल रहा है तो यह वीडियो आपके बहुत ही काम में आने वाला है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अगर आप एक जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या आप एक एडवोकेट हैं तो भी यह वीडियो आपके बहुत ही काम में आने वाला है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं सीनियर एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत एलएलबी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। वीडियो बनने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह मामला क्या था। 31 मार्च 2013 को इस मामले में एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जैसे ही आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद 11 जुलाई 2013 को न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी जाती है और चार्जशीट पेश करने के बाद सारी ट्रायल हो जाती है और अक्टूबर 2019 को फाइनल बहस हो जाती है। जिस दिन न्यायालय में अंतिम बहस होती है उसी दिन यानी लंच में 1 या 1:30 बजे के बाद जो पीड़ित पक्ष का वकील होता है उसकी तरफ से एक एप्लीकेशन लगाई जाती है सीआरपीसी के सेक्शन 311 के तहत। सीआरपीसी के सेक्शन 311 में यह बताया गया है कि जो गवाह है उनको बुलाने के लिए यह एप्लीकेशन लगाई जाती है और यह कहा जाता है कि इस मामले में ये फला व्यक्ति आई विटनेस थे, इसके संबंध में कोई भी जांच नहीं की गई थी, इसलिए इन्हें दोबारा बुलाया जाए यानी कि कोर्ट में तलब किया जाए। ट्रायल कोर्ट के द्वारा इस एप्लीकेशन पर सारे आर्ग्यूमेंट सुने जाते हैं, दोनों पक्षों की बहस सुनी जाती है और सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट के द्वारा इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है। लेकिन इस खारिज आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जाती है, लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा भी सारे तथ्य को देखा जाता है, आर्गुमेंट को सुना जाता है और उसके बाद भी जो ट्रायल कोर्ट ने जिस प्रकार इस एप्लीकेशन को खारिज किया था तो हाईकोर्ट के द्वारा भी इस एप्लीकेशन याचिका को खारिज कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि ट्रायल कोर्ट ने जो आदेश किया था हाईकोर्ट के द्वारा उसे कंफर्म कर दिया जाता है। ट्रायल कोर्ट के द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 311 के तहत जो एप्लीकेशन लगाई गई थी उसे खारिज कर दिया जाता है और हाईकोर्ट के द्वारा भी खारिज कर दिया जाता है। लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 173(8) के तहत फर्दर इन्वेस्टिगेशन के आदेश कर दिए जाते हैं। अब हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि आप ट्रायल कोर्ट में जाकर सीआरपीसी के सेक्शन 173(8) की एप्लीकेशन लगाएं और जब वह ट्रायल कोर्ट में सीआरपीसी के सेक्शन 173(8) के तहत यह एप्लीकेशन लगाई जाती है तो ट्रायल कोर्ट के द्वारा इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है और खारिज आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में दोबारा से याचिका लगाई जाती है। अब हाईकोर्ट के द्वारा एप्लीकेशन जो लगाई गई थी 173(8) की, उसके तहत यह आदेश किया जाता है कि ट्रायल कोर्ट को यह देखना है कि इसमें पुनः से विचार के आदेश किए जाएं। लेकिन जो पीड़ित पक्ष था वह हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। अब आप ध्यान से सुनना कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या जजमेंट दिया जाता है और क्या टिप्पणी की जाती है। दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही अच्छी बात कही जाती है कि जहां पर नए साक्ष्य सामने आते हैं और जो व्यक्ति पहले से आरोपी नहीं है वह उन्हें फंसा सकते हैं या पहले से आरोपी व्यक्तियों को दोषमुक्त कर सकते हैं, या जहां जहां एजेंसी के संज्ञान में यह आता है कि किसी अपराध के लिए पहले से आरोपी व्यक्ति के पास अच्छा बहाना है तो जांच एजेंसी का यह कर्तव्य हो सकता है कि वह उसकी वास्तविकता की जांच करे और अदालत को रिपोर्ट प्रस्तुत करे। आगे यह भी कहा जाता है कि कुछ उचित आधार होने चाहिए जिसके आधार पर आगे की जांच के लिए आवेदन किया जाना चाहिए, जिससे कि अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंच सके कि न्याय के उद्देश्य के लिए आगे की जांच की अनुमति की आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई एप्लीकेशन लगाई जाती है और उसमें पुनः विचार के लिए कोई आवेदन किया जाता है या निवेदन किया जाता है तो उसमें कोई नए आधार होने चाहिए, उन्हीं के आधार पर कोई आदेश
किया जा सकता है। साथ ही साथ न्यायालय को भी यह लगना चाहिए कि ये आधार है और उसमें जांच की आवश्यकता है। आगे और भी जबरदस्त बात यह कही जाती है कि जब न्यायालय में चार्जशीट पेश होती है तो उसके 6 साल बाद सीआरपीसी के सेक्शन 311 के तहत एप्लीकेशन लगाई जाती है, जो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी जाती है। लेकिन उसके बाद भी 173(8) के तहत यह एप्लीकेशन लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मुख्य बात थी वह यह थी कि अदालत को यह देखना था कि बिना जांच के आदेश देते समय न्यायालय ने कोई गलती की है क्या। सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना था कि हाई कोर्ट ने जो पुनः विचार के आदेश किए थे वह आदेश करके हाई कोर्ट ने कोई गलती तो नहीं की है क्या। दूसरा यह भी देखना था कि जांच करते समय कोई दूसरा ग्राउंड था या नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनल डिसीजन देते समय यह कहा जाता है कि रिकॉल यानी सीआरपीसी 311 की एप्लीकेशन खारिज होने के बाद और तुरंत ही फर्दर जांच के लिए एप्लीकेशन दाखिल करना यह मामले को आगे खींचने के बराबर है, क्योंकि आगे की जांच के लिए आवेदन में कोई ऐसा नया आधार नहीं था। मतलब कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन यानी पुनः विचार के आदेश के लिए कोई ऐसा ग्राउंड नहीं था। न्यायालय के द्वारा आगे यह भी कहा जाता है कि अगर आपको पुनः विचार के आदेश न्यायालय से लेने थे तो जब साक्ष्य हो रहे थे तो उसी समय ही आपको यह एप्लीकेशन लगानी चाहिए थी। कोर्ट ने यह कहा कि अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता थी और जिस समय एविडेंस चल रही थी उसी समय ही आपको यह एप्लीकेशन देनी चाहिए थी, लेकिन यह एप्लीकेशन उस समय नहीं दी जाकर फाइनल बहस हो जाने के बाद यह एप्लीकेशन दी जाती है। फाइनली जांच अधिकारी द्वारा की गई आगे की जांच के आधार पर तैयार की गई कोई अतिरिक्त चार्जशीट रिकॉर्ड पर नहीं ली जाएगी। यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण बात कही जाती है। साथ ही यह कहा जाता है कि हाई कोर्ट के द्वारा जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के आदेश किए गए थे उसके अनुपालन में यदि कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट तैयार की गई है उसे रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि हम बिल्कुल आश्वस्त हैं, हमें पता है कि जांच के लिए इस स्तर पर अतिरिक्त चार्जशीट रिकॉर्ड पर लेने का आदेश देना यह कानून के खिलाफ होगा, यह इस न्यायालय के सिद्धांतों के विपरीत होगा। और यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट ने जो पुनः विचार का आदेश किया था उसे निरस्त कर दिया जाता है। और जो केस है वह है केवद दिवेल वर्सेज के शांति। केस की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आते रहे। धन्यवाद।